हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पल्लवी। तो जैसा कि साइकोलॉजी में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी देखा था। उसमें हमने जाना था कि साइकोलॉजी दो पार्ट्स में तोड़ते हैं और दोनों जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, दैट इज़ साइकी एंड लोगोस। तो हमने उन दोनों का मतलब जाना था। तो फर्स्ट वाला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। सेकंड में हमने मीनिंग ऑफ बिहेवियर देख लिया, मतलब हमने उसमें ये समझा कि बिहेवियर आखिर कहते किसे हैं, असल में मीनिंग ऑफ बिहेवियर क्या है, तो वो हमने समझ लिया था। और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये तो हम लोग समझ ही गए थे कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, लेकिन आज उसका हम लोग प्रॉपर वाला डेफिनेशन देख लेंगे। और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी का आखिर स्कोप क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। देखते हैं, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो देखिए, अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसका ये एम है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को पूर्ण रूप से समझे। क्या करें? पूर्ण रूप से अंडरस्टैंड, मतलब पूर्ण रूप से समझे, और उसे समझकर हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दिया था? विलियम एमसी डॉहल ने 1949 में साइकोलॉजी का ये डेफिनेशन दिया था। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला तो है कि हम लोग अच्छे से बिहेवियर को समझें, और दूसरी बात है कि हम लोग उससे समझकर कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जैसे कि आप मान लीजिए कि सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, तो सबसे पहले तो हम अपने आप को ही समझेंगे, अपने बिहेवियर को ही समझेंगे। तो आप ध्यान दें अगर, तो देखेंगे कि हमें किन किन बातों पे गुस्सा आता है, कब कब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़े से, कब कब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कब कब हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, कब कब इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये सब हमारा बिहेवियर है। तो जब हम बिहेवियर की स्टडी को, बिहेवियर अच्छे से समझेंगे, साइकोलॉजी की स्टडी अच्छे से करेंगे, तो हम अपने इमोशंस को जब चाहे कंट्रोल भी तो कर पाएंगे ना। तो इसीलिए भी साइकोलॉजी ज़रूरी है, ताकि हम बिहेवियर को अच्छे से समझें और फिर उसे कंट्रोल भी कर सकें। तो आई थिंक ये वाला डेफिनेशन अब क्लियर होगा। देखिए, इसमें ध्यान देने वाली एक और बात है कि जब भी हम कभी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ये डेफिनेशन जैसे है बिल्कुल वैसे ही आपको देना होगा, और जिसने ये डेफिनेशन दिया है उनका नाम विद डेट आपको देना होगा। जैसे कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम समझ के अपने ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिख देते हैं, लेकिन डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जिस तरह से डेफिनेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया है, एग्जाम्स में भी हम वैसे ही लिखेंगे ताकि हमें फुल नंबर मिले। चलिए, ये वाला तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है? स्कोप से आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, कि किस फील्ड में हमें जाना है, आगे जाके हमें इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, या मान लीजिए कि हमें बैंकिंग करनी है, एग्रीकल्चर करना है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस फील्ड का स्कोप क्या है। हम स्कोप कहने का मतलब क्या है कि वो कोर्स, वो करियर चुनने के बाद हम किन किन क्षेत्र में काम कर सकते हैं, किन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, या ये जो मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रॉड स्कोप है, शॉर्ट स्कोप है उसका। वैसे ही साइकोलॉजी का भी स्कोप हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्या स्कोप हमें मिलेगा, किन किन क्षेत्र में हमें काम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले क्या है, द स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 2 हेडिंग्स। इसका मतलब ये है कि जब हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप, तो हम लोग 2 हेडिंग्स, मतलब ये दोनों हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस। इसका मतलब समझिए, उस सब्जेक्ट के क्या लिमिट्स हैं ऑपरेशंस की एंड एप्लीकेशंस की।
ऑपरेशंस मतलब संचालन, कोई चीज़ कैसे वर्क करता है, और एप्लीकेशन मतलब कि उसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि हम नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं तो हम अपने कॉलेज में या यूट्यूब के थ्रू हम थ्योरेटिकल स्टडी तो कर लेते हैं, थ्योरी हमें समझ में आती है, लेकिन अब ये स्टडी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए तो नहीं करते ना, उसे अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो कहाँ अप्लाई करेंगे हम इसे? हेल्थ फील्ड में, जैसे कि हॉस्पिटल्स में अप्लाई करेंगे, हेल्थ कैंप्स में अप्लाई करेंगे, कम्युनिटी एरिया में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके उसे अप्लाई करेंगे। तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, तो उसकी क्या लिमिटेशंस है इसकी स्टडी करते हैं। तो ये वाला तो क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर विद विच इट डील्स, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें कोई ना कोई ब्रांचेस होंगे, उस ब्रांचेस के अंदर कोई ना कोई टॉपिक्स पढ़ना होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर करता होगा। तो ये ब्रांचेस एंड टॉपिक्स तो साइकोलॉजी का हम लोग आगे देख लेंगे कि कितनी ब्रांचेस में डिवाइडेड है। टॉपिक्स भी समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये समझते हैं। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल देते हैं। इसके बाद वाले वीडियोज़ में जब हम ब्रांचेस पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ना होगा एडुकेशनल साइकोलॉजी। एडुकेशनल साइकोलॉजी में क्या सब्जेक्ट मैटर करता है? तो एडुकेशनल साइकोलॉजी में ये सब्जेक्ट मैटर करता है कि कैसे हम अपने टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कैसे हम अपने लर्निंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट मैटर करता है हमारे एडुकेशनल साइकोलॉजी में। तो ये वाला हो गया। देखिए, इसका कहने का मतलब बस यही है कि कोई भी सब्जेक्ट का स्कोप जो है इन दोनों हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये इतना समझाने के लिए ही दिया हुआ है बस, कि स्कोप कैसे हम लोग समझेंगे किसी भी फील्ड का, किसी भी जो भी आगे हम चूज़ करने वाले अपने करियर रिलेटेड फील्ड का। मेन जो हमारा साइकोलॉजी का स्कोप है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखते हैं क्या है। द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज टू वास्ट। जो हमारा फील्ड है साइकोलॉजी का, उसमें जो ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन का फील्ड है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। वो कैसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या, स्टडीज, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी करता है, डिस्क्राइब भी करता है और एक्सप्लेन भी करता है। अब वो कैसे? तो किसी भी शिशु का जब जन्म होता है, उसके जन्म से उसके मृत्यु तक जो भी घटनाएं हो रही होती हैं ना, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो भी लाइफ में वो काम करता है, उस एक्सपीरियंस होता है, उन सब की स्टडी साइकोलॉजी में करते हैं। तो हुआ ना एक तरह से ये कि ये स्टडी भी कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इसको और डीपली हम लोग आगे समझेंगे। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये है डिस्क्राइब्स। क्या डिस्क्राइब करता है? ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, ये डिस्क्राइब करता है सभी तरह की लाइफ एक्टिविटीज़ को और एक्सपीरियंसेस को। देखिए, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में कोई ना कोई घटनाएं तो होती रहती हैं, लाइफ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हम बताए भी थे कोनेटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव प्रीवियस वाले वीडियो में। एक एग्जांपल इसका लेते हैं। मान लीजिए कि आप अभी अभी नर्सिंग में एडमिशन लिए हो, नए नए कॉलेज में गए हो, फ्रेशर्स पार्टी हुई आपकी, वहाँ पे आपने कुछ परफॉर्म किया, फंक्शंस हुए कॉलेज में, एंकरिंग किया, डांसिंग किया, गाना गाया। तो ये सब एक तरह से लाइफ एक्टिविटीज़ हुई। ये लाइफ एक्टिविटीज़ के दौरान आपने कुछ सीखा, कुछ एक्सपीरियंस किया, है ना। तो यही हो गया कि ये डिस्क्राइब करता है लाइफ के ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ को, एक्सपीरियंस को। तो वो लाइफ एक्टिविटीज़ क्या हो गई? तो वो हो गई कोनेटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। ये तो हम लोग प्रीवियस वाले क्लास में समझ ही चुके थे। कोनेटिव मतलब क्या? जो भी फिजिकल वर्क हम कर रहे हैं वो वाला एक्सपीरियंस। और जो भी कॉग्निटिव, जो दिमाग से हम सोच रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, वो वाला एक्टिविटीज़। और ये अफेक्टिव, जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, उसका क्या हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है, वो हो गया अफेक्टिव। ये इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट,
ये थोड़ा नया आया होगा ये लाइफ एक्टिविटीज़ में, तो ये भी बताएंगे। पहले आगे देख लेते हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, तो ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। कॉन्शियस मतलब कि कोई भी वर्क हम पूरी तरह से अवेयर होके कर रहे हैं। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसे नहीं पता कि उसके आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। फिजिकली उसका जो बॉडी है अंदर से ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, बस उसके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसे नहीं पता, वो अवेयर नहीं है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में है। तीसरा सबकॉन्शियस, मतलब कि वो पूरी तरह से कोई इंसान उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे हम लोग कोई मूवी देख के आए और पूछे कि अरे उस एक्ट्रेस का नाम क्या था, तुरंत से हमारे दिमाग में नहीं याद आता है, पर थोड़ा सा दिमाग पे जोर देते हैं तो याद आता है ना। तो ये होता है सबकॉन्शियस, कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में होती है पर तुरंत याद नहीं आता। या इसका एक और बताए थे कि जैसे पूरी तरह से अवेयर नहीं होते, जैसे कि सांस ले रहे हैं, सोच के तो नहीं लेते हैं, वो तो होते रहता है, ऐसा तो नहीं बोलते कि चलो अब सांस लेते हैं, नहीं ना, तो वो प्रोसेसेस होती रहती हैं। तो ये हो गया सबकॉन्शियस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बच गया इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। तो किसे बोलते हैं भाई इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट? तो देखिए, इम्प्लीसिट इसे कह सकते हैं अस्पष्ट, और एक्सप्लीसिट इसे कह सकते हैं स्पष्ट। तो ऐसा कभी होता है कि कोई व्यक्ति, आपका फ्रेंड या कोई पड़ोसी या मम्मी या पापा, कोई भी कभी इस तरह का बात बोले हैं कि उसे एक बार में समझ में नहीं आता, वो थोड़ा घुमा के बोलते हैं, तो वो हो गया अस्पष्ट, जो हमारा इम्प्लीसिट हो गया। और कोई व्यक्ति एकदम मतलब डायरेक्टली कुछ भी बोल देगा, स्पष्ट रूप से बोल देगा, जो हमें एक बार में समझ में आ जाएगा, तो हो गया स्पष्ट रूप से। तो वही हो गया हमारा इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। बस इसका मतलब यही है, एक्सप्लीसिट का मतलब स्पष्ट रूप से बोलना और इम्प्लीसिट का मतलब है अस्पष्ट रूप से बोलना। तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि विलियम एमसी डॉहल ने 1949 में दिया। उसमें उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी को हम लोग ये ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग पूर्ण रूप से समझे भी और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर हमने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी देखा। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हमने देखा कि हम ह्यूमन बिहेवियर को या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस को भी ये डिस्क्राइब करता है। और वो लाइफ एक्टिविटीज क्या थी? कोनेटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, उसके साथ ही साथ ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करता है, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम तो ये पढ़े थे कि ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी कर रहा है। जो भी लाइफ टाइम में पर्सन को एक्सपीरियंस गेन होता है उसके बारे में भी साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, जानते हैं। जो भी लैंग्वेज, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो भी उसकी भी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी में। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और भी बोलने के अलावा और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि आप पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो जितनी भी तरह के अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सारा भी आपका साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसमें और क्या है? साइकोलॉजिस्ट interested in individual differences, either they be genetically determined or occurring as a result of learning। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि अगर दो लोग हैं तो उनमें आखिर क्या डिफरेंस है जिनसे उनका बिहेवियर अलग अलग है। तो चाहे ये डिफरेंसेस कैसे होगा? जेनेटिकली हो सकता है। जेनेटिकली मतलब जो कैरेक्टर, जो गुण किसी व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा मिला हो, या फिर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, या जिस तरह के वातावरण और इन्वायरमेंट में वो रहा हो उस कारण उसका बिहेवियर ऐसा बन गया। तो यही दो रीज़न होता है किसी पर्सन का बिहेवियर अलग होने का, और यही हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है ये जानने के इच्छुक होते हैं। अगला क्या है? दे स्टडी हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी interact and how they behave as members of small
एंड लार्ज ग्रुप्स। और क्या स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट कि कैसे इंडिविजुअल एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सोसाइटी में वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पे अपना प्रभाव डालते हैं मिलते वक्त, एंड हाउ दे बिहेव एज मेंबर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। एक स्मॉल ग्रुप में जब वो मिलते हैं तब उनका बिहेवियर कैसा होता है, और एक लार्ज ग्रुप में मिलते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि 10 से 15 लोग मिले या 100 लोग आपस में मिले तब उनका बिहेवियर कैसा हुआ। और स्मॉल ग्रुप कहने का मतलब है कि 3-4 लोग मिल रहे हैं या 2 लोग मिल रहे हैं, तो वो कम लोग से मिलते हैं तब उनका बिहेवियर कैसा होता है, और ज़्यादा लोग मिलते हैं तब उनका बिहेवियर कैसे होता है। और सोसाइटी कहने का क्या मतलब है, सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ अलग अलग तरह का फेस्टिवल्स होता है, त्यौहार होता है, तो ह्यूमंस एक सोशल एनिमल है, तो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो कैसे होली के समय में हम लोग आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं, मिलते हैं, हंसी खुशी पर्व मनाते हैं। तो यही बताना चाह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट हर तरह के बिहेवियर को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगला है एम्प्लॉयज ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। एम्प्लॉयज मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, बिहेवियर की स्टडी, ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब तरह के क्रिएचर्स पे एम्प्लॉय होंगी। जितने भी क्रिएचर्स जो हम मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं हम कि हम सारे जीव जंतु जो भी हैं वो भगवान ने बनाया है, जितने भी जीव जंतु को ऑलमाइटी ने क्रिएट किया है, ये सब पर अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी स्पेसीज के हो। स्पेसीज मतलब हम कौन से स्पेसीज हैं, होमोसेपियंस, ह्यूमंस हैं, और स्पेसीज कोई इंसेक्ट हो गया, कोई बटरफ्लाई हो गया, तो ये जो है ना सारे स्पेसीज पे अप्लाई होता है, चाहे वो कोई भी कास्ट के हों। जैसे हमारा क्या है, हम लोग डिफरेंट कास्ट, एक सोसाइटी में डिफरेंट कास्ट रहते हैं, तो ये हम सब पे अप्लाई होता है, चाहे कोई भी रंग के हों, कोई भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो शिशु आज जन्म लिया हो, चाहे वो 10 साल का हो, कोई चाहे वो 80 साल का हो, ये सब पे अप्लाई होता है। किसी भी सेक्स के हो, मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी भी मेंटल और फिजिकल स्टेट में हो, मेंटली फिट हो या इल भी हो सकते हैं, फिजिकली भी फिट हो या फिजिकली किसी तरह से फिजिकली फिट ना हो, उन पे सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो। नॉर्मल एबनॉर्मल कहने का सेंस है कि पूरी तरह से स्वस्थ, चाहे फिजिकली मेंटली हो, या फिर वो अबनॉर्मल, वो स्वस्थ ना हो किसी कारण से, डिस्टर्ब्ड हो मेंटली। इसके बारे में डिटेल से ना और हम आगे पढ़ेंगे, ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं और अच्छे से आगे हम स्टडी करेंगे। देखिए ये चिल्ड्रन पे भी अप्लाई होता है, एडोलेसेंट, यूथ, एडल्ट्स, एल्डरली पर्सन। एडल्ट्स किसको बोलेंगे, 18 से 64 साल, और एल्डरली पर्सन 64 साल से ऊपर, मतलब ये अलग अलग एज ग्रुप के सारे का बिहेवियर को साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। क्रिमिनल्स, कोई क्रिमिनल का ऐसा क्या माइंडसेट होता है कि वो क्राइम करता है, ये भी साइकोलॉजिस्ट जानना चाहते हैं, ताकि वो जो क्राइम कर रहा है उसको कम किया जा सके, क्राइम रेट को। पेशेंट्स की मेंटल स्टेट क्या होती है जब वो बीमार होते हैं, ये जानेंगे तभी तो उसे ठीक कर पाएंगे ना। वर्कर्स, कोई भी कर्मचारी हो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हों, ऑफिशियल्स ऑफिस में काम कर रहे हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई करते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं, पेरेंट्स, कंज्यूमर्स, ईटीसी। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, एक छोटा सा कीड़ा से लेके एक बड़ा जीव, हर किसी पे ये अप्लाई हो रहा है क्या, हमारा साइकोलॉजी। अगला पॉइंट देखिए, स्टडीज बिहेवियर ऑफ, क्या कर रहा है, स्टडीज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अभी क्या बताया था मैंने, चाहे वो कोई जीव एकदम बड़ा ही क्यों ना हो, चाहे एकदम छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, तो उसका भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देखिए है ना, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट लाइफ। ये देखिए प्लांट लाइफ क्यों बोले, इससे पहले हम पढ़े थे ना कि ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है, तो प्लांट तो लिविंग ही है ना, तो प्लांट का भी स्टडी करते हैं साइकोलॉजिस्ट। कोई प्लांट देखते हैं ना आप, किसी प्लांट का जो है वो उम्र बहुत ज़्यादा होता है, कोई प्लांट जो है 300 साल तक जीवित रहता है, किसी का एज होता है 70-80 साल। ये सब जानने में साइकोलॉजिस्ट बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी इससे रिलेटेड करते रहते हैं, और इसलिए ये सब कुछ वो जानना चाहते हैं। ओवरऑल हमने जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके हर तरह के बिहेवियर को इसमें हम स्टडी करते हैं, और इससे फाइनली ये रिजल्ट निकलता है
कि नो लिमिट कैन बी इम्पोज्ड अपॉन द सब्जेक्ट साइकोलॉजी, और इससे ये रिजल्ट निकलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है इसका कोई सीमा नहीं है, ये लिमिटलेस है। हम लोग हर फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये वाला क्लास आपको आज समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। देन आज के लिए ये क्लास ओवर करते हैं, अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।